साथ बदलते भारत की शान। हिंदुस्तान की मिट्टी विश्व भर में प्रसिद्ध है सोना और चांदी उगलने के लिए, परंतु हर पल विकसित होते इस विश्व के सोने और चांदी के मायने मानो बदल से गए हैं। बदलते वक्त के साथ मनुष्य की सोच में भी काफी बदलाव देखने को मिला है। जैसे कि अब सोना सिर्फ शरीर पर चमकने वाले आभूषण की तरह बनकर नहीं रह गया, सोने की तुलना उसी के जैसे चमकते रहने वाली हल्दी से होने लगी है। हल्दी के लाभ अब भारत तक सीमित नहीं रह गए हैं, पूरी दुनिया ने हल्दी के गुणों को जाना है और उसे पूर्ण रूप से अपनाया भी है। और दूसरी तरफ है अदरक। हिंदुस्तानी सभ्यता में कोई भी शुभ कार्य बिना चांदी के अधूरा सा लगता है, उसी तरह जैसे कि चाय अधूरी है अदरक के बिना। जितने गुणकारी ये दोनों पदार्थ हैं, उतनी ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है एक किसान को इनकी खेती करने के लिए। किसानों के कार्य को सरल करने की आवश्यकता थी, इसके लिए एक ऐसी मशीन की जरूरत थी जो न केवल इस कार्य को आसान बनाए बल्कि किसानों का समय भी बचाए। और इसी संदर्भ में आज की कहानी है। ठीक अपने नाम स्वरूप स्वभाव रखने वाले इंद्रजीत खस की। इंदर बचपन से ही चुलबुला था, उसे कुछ करने की चाहत थी। तो शुरुआत से मैं जब भी हम स्कूल में थे तब भी हम उसको देखते थे। तो शुरुआत में तो साइकिल ख़राब हो गई, इंद्रजीत के पास चले गए तो छोटी छोटी चीज़ें जो होती थी हम उसके पास लेके जाते थे। घर के कुकर ख़राब हो जाते थे, कभी पुराने स्टोव होते थे, तो उसको ये बड़ा शौक़ था ये सब रिपेयर करने का। तो उस तरह से हमने उसमें वो स्पार्क पहले से देखा था। मेरे ख्याल से हम लोग 10th में थे और एक बार जलगांव जा रहे थे तो एक ट्रैक्टर का एक बेरिंग ख़राब हुआ था। वो बंदा कब से 1 घंटे से वहाँ परेशान था। वो बेरिंग के बुलेट के इस तरह के बेरिंग उसमें बॉल्स होते हैं, वो बिठाने के लिए काफ़ी परेशान था वो। तो हम लोग वहाँ रुके, तो इसको पहले से शौक़ था कि भाई टेक्निकली कुछ अड़चन आए तो उसको समझने की कोशिश करें। तो इसने पूछा कि भाई आप क्या कर रहे हैं? तो वो बोले दिख नहीं रहा क्या? हम लोग ये छर्रे जल लगाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये फिर हंसा, तो बोले पहले तो हम परेशान हैं, तुम ऊपर से हंस रहे हो। तो बोले अगर मैं ये लगा दूं तो आप क्या दोगे? तो बोले हमसे तो नहीं हो रहा है, तुम एक बच्चे हो, तुमसे क्या होगा? तो इसने कहा कि भाई आप मुझे दो, मैं कर देता हूँ, 50 रुपये लूँगा। वो बोले ठीक है, क्या कोशिश करने में क्या बुराई है। तो इसने कुछ नहीं, मोटरसाइकिल के डिक्की में से कपड़ा निकाला, उसको अंदर फंसाया, उसके ऊपर छर्रे रख कर कपड़ा खींच लिया और 50 रुपये ले लिए। तो उसका चेहरा देखने लायक हो गया था। जब इनके परिवार की गाड़ी पंजाब की पटरी से उतर महाराष्ट्र की पटरी पर चलने लगी तो मानो इनके नसीब की हवाओं का रुख ही बदल गया। शायद महाराष्ट्र की मिट्टी में ही इनकी सोच और आविष्कार को पनपना था, इसलिए भाग्य ने भी इन्हें महाराष्ट्र के औरंगाबाद के सोए गांव में ला खड़ा किया। पंजाब से पहले हम इधर शुगर मिल के काम करते थे, यानी क्रशर मैकेनिक था मैं। वो संदर्भ में मैं यहाँ आते जाते रहता था। तो ये गांव में कोई भी ऐसी सुविधा नहीं थी वो टाइम में, यानी 1976-78 की बात है वो। यहाँ पे वेल्डिंग मशीन किसको बोलते हैं, वेल्डिंग क्या होता है, ये यहाँ मालूम नहीं था लोगों को। तो वो टाइम में मैंने सोचा कि चलो अब ये 4-5 साल हो गए मेरे को जाना आना करते करते, कभी
पंजाब कभी अपने इधर अपने महाराष्ट्र में। तो उससे फिर वो आना जाना छोड़ के मैं यहाँ पे मेरा वर्कशॉप चालू कर दिया यहाँ पे। मैं उनके पिताजी के साथ में काम करता था पहले। मेरे को 20 साल हो गए वहाँ पे, कॉलेज पढ़ते थे ना, उनके पहले से काम कर रहा हूँ वहाँ पे। हमारा एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट का मैन्युफैक्चरिंग है और साथ ही साथ में हम जो रिपेयरिंग के काम होते हैं एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट में, जैसे प्लाऊ है, कल्टीवेटर्स हैं, ट्रॉलीज़ हैं, उनके रिपेयरिंग भी करते हैं और नए ट्रॉली नए प्लाउज भी बनाते हैं। आज इंद्रजीत जी की बदौलत यहाँ की उगाई हुई अदरक और हल्दी भी काफी लोकप्रिय हो गई है। भारत देश में जहाँ शिष्य द्वारा गुरु को भगवान का दर्जा दिया गया है, ठीक उसी प्रकार किसान के लिए हर वो आविष्कार जो उसकी मेहनत और पैसा दोनों बचाए, वह किसी वरदान से कम नहीं है। और इसी संदर्भ में इंद्रजीत जी द्वारा निर्मित मशीन को गुरु का नाम दिया गया। आज भी भारत के कई राज्यों में अदरक और हल्दी की बुवाई हाथों द्वारा की जाती है। घंटों खेतों में कमर तोड़ मेहनत के बाद भी आमदनी वहीं की वहीं। महाराष्ट्र में इस मशीन के प्रयोग से न सिर्फ किसान की लागत कम हुई है, बल्कि हल्दी और अदरक की गुणवत्ता भी बढ़ी है। ये मशीन एक ऐसा मशीन है कि जो ट्रैक्टर माउंटेड मशीन है। ट्रैक्टर के जो 3 लिंकेज होते हैं पीछे वाले, उसके अंदर ये माउंट होता है और इसको पीटीओ वगैरह से कहीं से भी कोई पावर नहीं देना पड़ती है। यह ट्रैक्टर से चलने वाली बुवाई मशीन है। अदरक और हल्दी की बुवाई इससे आसानी से हो जाती है। इसे आप अपनी इच्छा अनुसार हल्दी या अदरक की गांठों के बीच की दूरी एडजस्ट कर सकते हैं। यह सबसे पहले जमीन में गड्ढा करती है और फिर ऊपर से हल्दी या अदरक की गांठ नीचे गड्ढे में डालकर फिर मशीन ही गड्ढे के ऊपर मिट्टी डालती है। पहले जहां किसानों को 1 एकड़ में हल्दी अदरक की बुवाई के लिए 20 से अधिक मजदूरों की आवश्यकता होती थी, वही काम अब 5 मजदूर आसानी से कर सकते हैं। मशीन से बुवाई भी एकदम सटीक तरीके से होती है। मतलब कि सभी गांठों के लिए गड्ढा 4.5 इंच का ही होता है और 2 गांठों के बीच की दूरी भी किसान खुद तय करते हैं, जो 6 इंच, 9 इंच या 12 इंच तक हो सकती है। मैन्युअली पहले क्या किया करते थे लोग, बेड बना लेते थे और ऐसे 2 दांत वाला एक बैलों के ऊपर चलने वाला एक डिवाइस होता था, तो उससे ऐसी 2 फरो ओपन कर लेते थे। फरो ओपन करके फिर पूरी लेबर लगाकर उसके अंदर राइजोम रखते चले जाते थे से पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर। लेकिन वो पर्टिकुलर डिस्टेंस में एक बात ये होती थी कि कहीं डिस्टेंस बढ़ जाता था, कहीं कम हो जाता था, कहीं की डेप्थ ज़्यादा चल जाती थी, कुछ ऊपर रह जाता था। अब ऑब्वियसली जिस राइजोम के ऊपर 2 इंच की मट्टी होगी तो वो जल्दी से शूट बाहर निकालेगा और जर्मिनेट हो जाएगा, और जो 3-3.5 इंच नीचे है तो उससे आने में कम से कम 3-4 दिन ज़्यादा लेगा। तो उसमें क्या होता था, क्रॉप का जो यूनिफॉर्मनेस है वो डिस्टर्ब हो जाता था। कई जगह ऐसा होता था कि हल्दी के पौधे बहुत ऊंचे हो जाते थे और कुछ हल्दी के पौधे बहुत छोटे रह जाते थे। लेकिन ये मशीन से जब से हम प्लांटिंग करने लगे तो मशीन का एक है, जितना हम सेट कर दें उसको 2, 2.5, 3, 3.5, 4.5 इंच तक वो राइजोम अंदर दबा सकता है। तो उतना जितना सेट कर दिया, हर एक राइजोम की डेप्थ सेम होगी और डिस्टेंस वाइज उसको सेट करने के लिए येलो व्हील के अंदर हमने स्ट्रिप लगा के रखी है, जिसके अंदर 3-3 होल दे के रखे हैं। पहले होल के अंदर अगर आप बोल्टिंग करते हो तो आपका प्लांटर 6 इंच के ऊपर सीड मीटरिंग करता है, और यदि वही होल हम चेंज करके 9 इंच वाले जगह पर उसको डाल देते हैं सेकंड होल के अंदर, तो 9 इंच के ऊपर मीटर करेगा उसको सीड को। 12 इंच के ऊपर डालेंगे तो 12 इंच करेगा। हाथ से बुवाई के दौरान लगभग 10 से 11 क्विंटल हल्दी या अदरक की गांठें 1 एकड़ में लग जाती हैं। वहीं मशीन से सिर्फ 8.5 क्विंटल हल्दी और अदरक की गांठों की जरूरत होती है। इस तरह से किसान को पहले जो 1 एकड़ में बुआई का खर्चा 3 से 4 हजार रुपए आता था, अब वह सिर्फ 800 या 1000 रुपए तक ही आता है। हमेशा से स्वाभिमानी एवं आत्मनिर्भर रहने वाले इंद्रजीत सिंह खस की खोज का किस्सा भी काफी दिलचस्प है। पिताजी की वर्कशॉप में जहां वे हर प्रकार की मशीनों के पुर्जे ठीक किया करते थे और उसी से जुड़े काम के लिए कई बार उन्हें खेतों में भी जाना पड़ता था। अपने मित्र के खेतों में
125 से भी ज्यादा मजदूरों को एक साथ खेत में देखकर असमंजस में आ गए। और जानकारी मिलने पर पता चला कि वे सब हल्दी की बुआई कर रहे हैं। मित्र को सलाह दी एक ऐसी मशीन का प्रयोग करने की जिससे कि कार्य सरल तरीके से हो जाए। उनकी बातों को ठहाकों में उड़ाते हुए मित्र ने कहा, आप ही निर्माण कर दो ऐसी मशीन का। और उस दिन पूरी रात दिमाग में बातों और जज्बात का युद्ध चलता रहा और सुबह होने से पहले वे निर्णय ले चुके थे और वर्ष 2009 में उन्होंने मशीन को बनाने का काम आरंभ कर दिया। आप तो बहुत जीनियस हो बोले, कम से कम ऐसे एक आधी मशीन सोच के निकालो बोले कि जिससे टर्मरिक लगाई जा सके। अब एक्चुअली उसने वो मुझे एक मजाक के लहजे में कहा था, लेकिन वो मैंने बहुत सीरियस लिया उसको। तो सीरियस लेके फिर मेरे दिमाग में वो चक्कर चलता रहा कि क्या सही ऐसी एक मशीन बन सकती है कि भी जिससे हल्दी लगाई जा सकती है। परेशानियां भी मेहनती इंसान के आगे घुटने टेक देती हैं। सफलता आकर स्वयं गले लगती है। ऐसी ही सोच का नतीजा है कि इंद्रजीत को साल 2013 में अपनी इस मशीन को एक राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का मौका मिला और राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। कुछ नया सोचने की हिम्मत, कुछ कर गुजरने का जुनून। आइए मिलिए हिंदुस्तान के नवाचारियों से। कच्चे रास्ते पक्के इरादे, हर गुरुवार शाम 4:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। एक पुरानी कहावत है कि इंसान निर्णय तो ले लेता है परंतु परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। ठीक उसी प्रकार इंद्रजीत को भी कई असफल प्रयासों का सामना करना पड़ा। शुरुआती प्रोटोटाइप तैयार करने में उन्हें साल भर से ज्यादा समय लगा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वह अपनी मशीन बनाने में जुटे रहे। एक समय ऐसा भी आया जब पिताजी के साथ बाकी घर वालों ने भी टोकना शुरू कर दिया कि अरे कब तक समय व्यर्थ करोगे इस पर। काफी आलोचनाओं का सामना उन्हें स्वयं ही करना पड़ा। 2006-7 में हमारा वर्कशॉप इतना बड़ा नहीं था जितना आज आपने देखा है। तो उस टाइम में बहुत हम छोटे पैमाने पर काम किया करते थे और उसके अंदर प्लाउज वगैरह रिपेयरिंग का काम हमारे पास सबसे ज़्यादा था। मैन्युफैक्चरिंग वगैरह वो टाइम में नहीं किया करते थे, तो रिपेयरिंग की बहुत भीड़ लगी रहती थी हमारे पास। तो उतने सीज़न के अंदर मैंने ये स्टार्ट किया इनोवेशन करना। मैं बस अपने इसमें काम करता रहा और मैं उसके प्रोटोटाइप बनाता रहा। फिर जैसे मैं फ्रेम बनाता उसमें कुछ डायमेंशंस गलत हो जाते, फिर मैं उसको और फिर से तोड़ देता। ये तोड़ फोड़ के अंदर जो भी मटेरियल लॉस होता तो वो पूरा समय और पैसा दोनों की बर्बादी थी। तो वो मैं कंटिन्यू करता गया। वैसे बर्बादी करते 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 फिर एक टाइम ऐसा आया कि भाई जब हमारे पिताजी को भी ये बातें खलने लगी कि भाई जब इधर अपने वर्कशॉप पे काम पड़ा है, ये सब काम छोड़कर तुम ये क्या करने लगे हो, तो इसकी आपको ज़रूरत नहीं है करने की। तो उन्होंने मुझे उस तरफ से डाइवर्ट करके भाई अपने काम के ऊपर ध्यान देने के लिए कहा। अब बचपन से मेहनती तो रहे ही थे, तो पिताजी की डांट सुनने के बाद भी वो वर्कशॉप का काम दिन में खत्म कर रात को मशीन के डिजाइन को तैयार करने में लग जाते थे। दिन में वर्कशॉप का काम किया करता था और कई बार रात में नाइट में आके इनोवेशन का जो काम मेरे दिमाग में रहता था वो मैं करते रहता था। और उसके लिए फिर पैसा भी इतना पर्याप्त था नहीं। जैसे जो मिलता था, कहीं से कुछ गियर मिल गए, कहीं से बेरिंग ढूंढ के लाए, तो ऐसे सिस्टम के अंदर हम एक एक चीज़ इकट्ठा करके लाते थे और इकट्ठा करके लाके फिर उसको मैं असेंबल करता था। असेंबल करके अगर सही तरीके से हुआ तो ठीक है, अदरवाइज फिर से उसको तोड़ना और फिर से वहीं पे वही काम। तो ऐसे मैंने 6-7 प्रोटोटाइप तोड़ के ख़राब किए, जिसके अंदर लगभग मैंने 2.5 साल और तकरीबन 2-2.5 लाख रुपए भी खराब किए उसके अंदर मैंने। दिन हफ्तों में और हफ्ते महीनों में और महीने कब साल में बदल गए पता ही नहीं चला। 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद सफलता प्राप्त हुई और प्रोटोटाइप तैयार करने के बाद उन्होंने इसका खेतों पर ट्रायल किया और तब कहीं जाकर उनका फाइनल डिजाइन तैयार हुआ। जब हमने फाइनलाइज उसको यील्डिंग के टाइम में हमने जब चेक किया तो फाइनल होने के बाद में हमें पता चला कि मशीन से जब हमने प्लांटिंग किया तो मशीन से प्लांटिंग करते हुए
हमें 850 किलो ही सिर्फ लगा, जबकि मैनुअल लगाने के अंदर 11 क्विंटल लगा। तो इसके अंदर जो 3-3.5 क्विंटल एक्स्ट्रा लगा, तो उसका तो पहले ही उसके अंदर बचत के अंदर आ गया, वो तो प्रॉफिट हो गया। फिर जब हमने उसका यील्डिंग देखा तो मैनुअल लगाने के बाद में 1 एकड़ के अंदर वो 150 क्विंटल ही गीली हल्दी बन पाई, जबकि मशीन से जो लगा था उसके अंदर 200 क्विंटल के भी ऊपर तक चला गया। यील्डिंग के अंदर भी 50 क्विंटल का इजाफा हो गया। तो उसमें दोनों साइड से इनको तकरीबन फ़ायदा ही फ़ायदा हुआ। फिर से उन्होंने पूरा नेक्स्ट ईयर के लिए टोटल प्लांटिंग 7 एकड़ का प्लांटिंग फिर मशीन से किया और बेस्ट रिजल्ट हमें हाथ में आया। अपने मकसद में तो कामयाब हो गए थे इंद्रजीत सिंह, परंतु सामाजिक रूप से कोई भी किसान उनकी इस मशीन को स्वीकार करने के लिए राजी नहीं था। बिना किसी ब्रांड नेम के मशीनों को बेच पाना कठिन था और इंद्रजीत की मशीन पर भरोसा कर पाना भी खतरे से भरा था, क्योंकि यदि एक बार मशीन का प्रयोग हो गया और वह असफल निकली तो दोबारा उसी सीजन में खेती करना और पेचीदा हो जाता। इसके ऊपर एक ब्रांड लगा होगा तो कोई नहीं पूछेगा वो वर्किंग एफिशिएंसी क्या है, उसको डायरेक्टली वो ले लेंगे। तो उसमें हमारे साथ में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इनोवेटर के साथ में, चाहे हम उनसे भी अच्छी मशीनरी बना लें, लेकिन वो मशीनरी को डायरेक्टली कोई भी अडॉप्ट करना नहीं चाहता। परेशानियां भी मेहनती इंसान के आगे घुटने टेक देती हैं। सफलता आकर स्वयं गले लगती है। ऐसी ही सोच का नतीजा है कि इंद्रजीत को साल 2013 में अपनी इस मशीन को एक राष्ट्रीय मंच पर प्रदर्शित करने का मौका मिला और राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। राष्ट्रपति के साथ में हम ज़्यादा देर बात नहीं कर सकते, बहुत ही कम समय हमें देते हैं वो। फिर भी उन्होंने मेरी स्टॉल के ऊपर कम से कम 3.5 से 4 मिनट दिए थे, सबसे ज़्यादा समय मेरी स्टॉल पे व्यतीत किया था। तो एक अच्छा अनुभव था, यानी कि पूरा उनके साथ में एक कन्वर्सेशन होने के बाद में भी मेरे को ऐसा लगा नहीं कि हम रियली मेरे यह सपना है करके, ऐसा लगता था कई टाइम। और सेम डे उसी दिन शाम को APJ कलाम सर के बंगले पर हम सब गए थे, सब लोग वहाँ से उनसे भी फेस टू फेस बातचीत हुई। तो ऐसा एक चांस मुझे ज़िंदगी में मिला इस मशीन बनाने की वजह से कि एक ही दिन में मैं 2 राष्ट्रपति जी से बात कर सका डायरेक्टली। वो एक बहुत अलग अनुभव था। मेरे पति की वजह से मेरे को राष्ट्रीय भवन देखना मिल गया, दिल्ली देखने मिली और कहाँ कहाँ क्या मालूम, बहुत बार गई मैं उनके साथ। बहुत गर्व है मेरे को, जब भी साथ में जाते हो तो अच्छा लगता है कि मैं इनकी पत्नी हूँ। बहुत एकदम प्राउड फील हुआ मेरे को भी कि मैं चलो भाई, अब इन्होंने जो इतने साल किए इनकी जो मेहनत है उसको कुछ ना कुछ तो रंग आया, रंग मिला। पहले जब उनका पहली बार उनका सिलेक्शन हुआ था वहाँ पे दिल्ली जाने के लिए, जब इतनी खुशी हुई थी हमको कि बहुत ज़्यादा दिल तो मेरा भी कर रहा था कि भाई मैं भी उनके साथ में जाऊँ। जब वो तो फिर आपने पिताजी को भेजा था साथ में उनके हमारे। पहले तो उसने जब मुझे बताया कि मैं राष्ट्रपति भवन जा रहा हूँ तो मुझे लगा इसका मजाकिया स्वभाव है, पहले से ऐसे ही बोला होगा, तो मैंने कुछ केयर नहीं किया। तो उसे थोड़ा सा बुरा भी लगा। तो बाद में मैंने जब देखा कि वो जाकर आया है, फोटोग्राफ्स लेके आया है, तो मुझे बड़ा अच्छा भी लगा। वह बताते हैं कि पहले 2 साल वह 7-8 मशीन ही बेच पाए थे, लेकिन NIF की मदद से उन्होंने 1 साल में ही 15 से ज्यादा मशीनें बेची। मैंने 11 से लेकर तो 2013 तक 2-3 साल के अंदर बड़ी मुश्किल से मैं 5 यूनिट बेच पाया। 5 यूनिट बेचे। फिर 2013 के अंदर मेरे पास NIF की टीम आई। उनके मेरे को फ़ोन आया कि भाई ऐसा ऐसा है, तो आपकी इनोवेशन के बारे में हमें जानना है, हम वहाँ पे आना चाहते हैं। मशीन के बारे में पूरी जानकारी ली। जानकारी लेने के बाद में फिर मेरे को उनका एक फ़ोन आया कि भाई आपका ऐसा ऐसा जो इनोवेशन था उसका सिलेक्शन हो गया है, आपको उसको राष्ट्रपति भवन लेके आना है, 4 दिन में आपको मशीन रेडी करके भिजवाना है। तो पहले मैंने उनसे कहा कि भाई एक तो मशीन इतनी दूर भिजवाने के लिए मेरे पास उतने पैसे भी नहीं है, तो और मैं भिजवा नहीं सकूँगा और मैं दिल्ली आ भी नहीं सकूँगा एग्जीबिशन के अंदर। फिर फाउंडेशन वाले ने मुझे कहा कि भाई एक्चुअली आपको सिर्फ वहाँ पहुँचने तक खर्चा करना है, आपका जो भी एक्सपेंसेस होगा वो फाउंडेशन देगा। तो फिर मैंने एक मेरे फ्रेंड से हैंड लोन थोड़ा सा लिया और वो हिसाब से पूरा मशीन का प्रिपरेशन करके और कुछ हमने घर से पैसे लगाए, ऐसा करके पूरा मशीन रेडी किया डे नाइट करके। फिर डे नाइट करके मशीन रेडी करके यहाँ से अहमदाबाद मशीन पहुँचाया। फिर दिल्ली के अंदर मशीन गया। दिल्ली के अंदर 7 मार्च से तो 13 मार्च तक का एग्जीबिशन था। वो एग्जीबिशन के अंदर मेरी मुलाकात राष्ट्रपति जी से आमने सामने हुई, जिनको मैंने 4-4.5 मिनट ऐसा फेस टू फेस बात करके मशीन के बारे में जानकारी दी। अब तक वह 180 से ज्यादा अदरक और हल्दी की बुआई मशीन बेच चुके हैं और इनमें से कुछ मशीनें तो देश के बाहर भी पहचान बना चुकी हैं। फाउंडेशन वाले ने पूरा मेरा प्रोफाइल बनाकर
ऑनलाइन उन्होंने नेट के ऊपर अपलोड कर दिया। फिर वहाँ से मुझे इंक्वायरीज वगैरह आना स्टार्ट हो गई, ताकि कैसा है कि अगर कोई भी सर्च करता तो उसको मेरा इनोवेशन के बारे में मालूम पड़ता कि भाई ऐसा एक टर्मरिक प्लांटर है कि जो हम अभी खरीद सकते हैं, ये एक अच्छा काम कर रहा है। तो लेकिन उसके अंदर ड्रॉबैक ये था कि मैं बहुत कम मशीन बेच चुका था तब तक, तो एकदम से रिलाई नहीं करते थे लोग। लेकिन धीरे धीरे करते 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 फिर वो 2013, 14, 15 तक फिर वो अच्छे से फोर्स में आ गया। तो सीज़न के अंदर जब मैं 1-2 मशीन बेचता था पहले, तो धीरे धीरे करते करते फिर मैं 5-6 पर चला गया, 5-6 से फिर मैं 8-9 पर आया। तो करते करते अभी 12-13 मशीन पर सीज़न हम बेच देते हैं। हम इनोवेटर को हर प्रकार की सहायता करते हैं, सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं, हम उसको टेक्निकल हेल्प ज़्यादा करते हैं। अभी करीब 80 के आसपास कम्युनिटी वर्कशॉप्स हमने देश के अलग अलग क्षेत्रों में सेटअप की, और उसका उद्देश्य यही था कि अगर इनोवेटर के दिमाग में भी कुछ है, वो कुछ बनाना चाहता है, तो अपनी नियर बाई कम्युनिटी वर्कशॉप के पास में जा सकता है, NIF को सूचित कर सकता है मैं ये बनाना चाह रहा हूँ, और वहाँ उस कम्युनिटी वर्कशॉप में जो जिस इनोवेटर के यहाँ पे वो सेटअप हुई उसके साथ में मिलके वो अपना 1 प्रोटोटाइप 2 प्रोटोटाइप बनाना चाहे तो बना सकता है। दूसरा, अगर उसने कुछ बना लिया उसके बाद में वो उसको सुधार करना चाहता है और एक रिफाइंड प्रोटोटाइप बना, उसके लिए भी हम लोग सपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें इनोवेशन होनी चाहिए। कॉमन टेक्नोलॉजीज़ को NIF नहीं सपोर्ट करता, उसमें अगर इनोवेटिवनेस है तो हम उसको सपोर्ट करते हैं। एक कामयाब आदमी की सफलता के पीछे उसकी अर्धांगिनी का विश्वास एवं धैर्य छुपा होता है। वो दुनिया की तानों भरी बातों के परे अपने पति की कामयाबी में गर्व महसूस कर सदैव उसका साथ देती है। कुछ इसी प्रकार का उदाहरण दिया इंद्रजीत की पत्नी ने भी। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। इंद्रजीत अपने मित्रों में तो हमेशा से ही मशहूर रहे हैं, शक्ल से गंभीर और स्वभाव से चुलबुले। दोस्तों की मदद करने के लिए इंद्रजीत हमेशा आगे रहे हैं, और वैसे तो उनकी शरारतों के किस्से भी कम नहीं हैं। हाँ, मजाकिया है, पहले से है, थोड़ा सा शरारती भी था। कभी कभी होमवर्क करना इसको बड़ा पसंद नहीं था शुरुआत में, तो किसी की किताबें लेके घर पे भाग गया, उसकी किताबें पे जैसा एक बार मेरा नोटबुक लिया, उस मेरा नाम काट दिया, खुद का नाम डाल दिया। इस तरह के भी काम इसने किए। शुरुआती दौर में तो पिता ने साथ दिया था, परंतु बीतते वक्त के साथ उनका भी भरोसा मानो जैसे डगमगा सा गया था। फिर भी बेटे में लगन और उसे परिश्रम करता देख उन्होंने भी अपने विश्वास को मजबूत रखा। वो बनाते रहता था, वो मैं तो मेरे वर्कशॉप में काम करते रहता था, वो एक्स्ट्रा टाइम में वो भी काम करते रहता था, तो मैं भी उसको सपोर्ट करता था वो बारे में कि भाई चलो ठीक है, बना रहे तो ठीक है बनाओ हैं। तो कई बार मैं उसको ऐसा भी बोलता था कि भाई ये फालतू बातों में कोई टाइम गंवा के कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसा भी बोलता था। हालांकि वो बात नहीं है उसके, यानी मैं शुद्ध इनोवेशन के दिमाग का आदमी है। वो कोई भी बाप हो, उसका बेटा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसको प्राउड तो होने वाला ही है। हमारा यही सलाह है उसके लिए कि भाई इसके आगे और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा तरक्की करो। एक कामयाब आदमी की सफलता के पीछे उसकी अर्धांगिनी का विश्वास एवं धैर्य छुपा होता है। वो दुनिया की तानों भरी बातों के परे अपने पति की कामयाबी में गर्व महसूस कर सदैव उसका साथ देती है। कुछ इसी प्रकार का उदाहरण दिया इंद्रजीत की पत्नी ने भी। बहुत इंटरेस्ट रखते ही कोई भी काम एकदम सफाई से और अच्छे ढंग से करते हैं। और इनके पास जो भी ग्राहक आते हैं वो कैसे आते हैं, इनको पूछते हैं भैया हमारे को ये बनाना है, आप बना सकते हो क्या? इनको कोई भी काम बोल दिया वो अच्छे से कर लेते, एकदम आसानी से कर लेते थे। पहले तो बहुत साल ये हुआ, स्ट्रगल करना पड़ा। अभी थोड़ा थोड़ा सब ये मिलने लगा, सबको खुशी हुई, सब रिलेशनशिप में जो भी है सबको अच्छा लगा और गर्व महसूस करते हैं सब। अपने कार्य में लीन रहने वाले इंद्रजीत ने
अपने ज्ञान के भंडार को अपने तक सीमित नहीं रखा। उनके इस सफर में कई लोगों का सहयोग रहा है। उनके साथ जुड़े लोगों को हमेशा उनसे कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। शुरुआत इनके पास मैं आया था जब लेबर था, एक कर्मचारी। इनके पास मैंने काम करना है, इनके पास स्टार्ट सीखा है। तो शुरुआत में मुझे बहुत परेशानी आई, पर इन्होंने बहुत सपोर्ट किया मुझे। कोई भी परेशानी आई तो ये मेरे साथ में खड़े रहे। और शुरुआत से फिर थोड़ा बहुत टेक्निकली होशियार था इसके लिए, और इनका सपोर्ट की वजह से, फुल सपोर्ट की वजह से और ज़्यादा होशियार हुआ। इनका ने कैसा है, बाहर जो वर्कशॉप है तो इनका ने टेक्निकली जितने भी इशू आते हैं पूरे यही सॉल्व करते। बाकी जगहों के ऊपर इतने क्लियर इशू बोले तो सॉल्व नहीं करते। इनका ने टोटल जो काम है वो इंजीनियरिंग वर्कशॉप के काम थे। तो वो हिसाब से मैंने सोचा क्या इसके लिए अपनों को इनके तरफ से कुछ नया सीखने को मिलेगा, वो हिसाब से मैं इनकी तरफ काम पे लगा था। महीने में तकरीबन 3-4 बनते हमारे पास। तो भैया मटेरियल ला के देते और उसके हिसाब से वो जो माप देते वो हिसाब से हम बनाते। पिताजी से भैया का अच्छा है और भैया की तरफ जो भी ज़्यादा है। वो हमारा तो ऐसा है, अभी इतने मशीनरी नहीं थे पहला, हाथ लोखंड का घन हाथोड़ी से काम करते थे। अभी सब मशीनरी के हिसाब से भैया तरक्की कर रही है उसका काम का। मैं किसी भी इनोवेटर को प्रैक्टिकली अगर अपना काम पूरा करना है तो एक ही सलाह दूंगा कि सबसे पहले तो जो हमारा एम है उसको रख कर चले, उसे कभी नज़रअंदाज ना होने दें। और दूसरी बात, हमें कौन क्या कहता है, इवन हमारे घर वाले भी, उसके ऊपर ध्यान न दें। सबसे ज़्यादा ध्यान उस पर ही दें कि हम जो हमने करने के लिए हाथ में लिया है काम, उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। नोक झोंक और एक दूसरे के टांग खींचने का रिश्ता होता है दो भाइयों का। शायद यही वो एक जरिया होता है जिससे रिश्ते की मजबूती और प्यार बना रहता है। जब एक भी संघर्ष की परिस्थितियों से जूझ रहा हो तो दूसरा उसकी ढाल बनकर उसके साथ खड़ा रहता है। कुछ ऐसा ही रिश्ता रहा है इंद्रजीत जी का अपने भाई के साथ। और हमारा मतलब पहले से जो स्वभाव था दोनों भाइयों का, कैसा ऐसा हमने मतलब भाई के जैसे नहीं रहे हम, ज़्यादातर दोस्त की तरह ही रहे हम लोग। मैं तो पहले आपका कहा कि मैं सपोर्टिंग एक्टर का रोल मैंने यूज़ किया उनके पीछे कभी भी। मेन मतलब जो इसके जो निर्णय वगैरह जो लेती क्षमता उनके तरफ मैंने दे रखी पूरी बात। ऐसा कि हमारे उनको कहा, हमेशा बोलते कि आप जो भी करना है करो, मैं तुम्हारे पीछे बिल्कुल खड़ा हूँ कभी। जब आदमी कुछ कर दिखाने की ठान लेता है तो उस सफर में बाधाएं तो बेहद आती हैं, परंतु अपने लक्ष्य तक पहुंचने की चाह उसे हर बाधा को भेदने का रास्ता खुद दिखा देती है। अगले हफ्ते मिलेंगे दीपक भाई व्यास और विजय सोलंकी जी से, जिन्होंने 1 और 1 11 कर दिखाया अपने नवाचार कॉटन विक मेकिंग मशीन से।